हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर के सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एनवीएस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में। एनवीएस की रिक्रूटमेंट ड्राइव में जो कि है 2021-22 के लिए, इसमें आपकी वैकेंसीज़ का एक पिटारा खुला है, जिसमें आपकी असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर के छोटे जो एमटीएस के स्टाफ हैं वहाँ तक की वैकेंसी निकाली है इन्होंने। और ये वैकेंसी बहुत ही शानदार होने वाली है उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए जो चाहते हैं कि वो एनवीएस जैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में जॉब करें। अगर हम बात करें एनवीएस की जॉब की, तो एनवीएस में आपको एक मल्टी स्टैंडर्ड चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसमें आपके जॉब सिक्योरिटी के अलावा टीचिंग लेवल की वैकेंसीज़ भी निकलती है, लेकिन फ़िलहाल जो निकली है वैकेंसी वो है सारी की सारी आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड। तो ज़रा इनके बारे में बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट की बात करें अगर हम, तो एनवीएस की जो भी रिक्रूटमेंट होनी है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट बेसिस की ये रिक्रूटमेंट है। और ये रिक्रूटमेंट जो होनी है 2 कैडर पे होनी है, यानी कि एक तो हो गया आपका हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए, और दूसरा है आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो स्कूल्स हैं, नवोदय विद्यालय के जो स्कूल्स हैं उनके लिए। बेसिकली ये जो वैकेंसीज़ हैं अगर बात करें, इसमें मेजॉरिटी ऑफ वैकेंसीज़ नॉर्थ ईस्ट से क्रिएट हो रही हैं। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इंडिया का पार्ट है वहाँ से क्रिएट हो रही हैं, जो कि हार्ड स्टेशन रीजन्स में आती है, हार्ड स्टेशन रीजन में आती है। और इनिशियल पोस्टिंग बच्चों को या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उसको वहीं दी जाएगी, ऐसा इसमें लिखा गया है। अगर हम टेंटेटिव वैकेंसीज़ के ब्रेकडाउन की बात करें, तो वैकेंसीज़ की लार्ज अमाउंट के अलावा वैकेंसीज़ भी ह्यूज वैरायटी है। जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है, उसके बाद आपको असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की वैकेंसी है, फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये आपको हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस जो है वहाँ पे दोनों जगह मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एक वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, ये आपको स्कूलों के लिए दी गई है। तो ये डिफरेंस है एक जो शो हो रहा है। बाकी ऊपर की वैकेंसी जो आपको दिख रही थी वो सीधे के सीधे आपकी हेडक्वार्टर की थी। अब इसके बाद जो मिल रही है आपको इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, मैथ्स हेल्पर की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है। यानी कि ये बेसिक जो ब्रेकडाउन है वैकेंसीज का वो है। अब अगर इसमें बात करें एक एवरेज जो नया 10th या 12th या फिर ये कहें ग्रेजुएट पर्सन है, उसके लिए अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो आपके इन हैंड जो वैकेंसीज़ बैठती हैं वो मल्टीटास्किंग, मैथ्स हेल्पर और लैब अटेंडेंट जैसी वैकेंसीज़ आती हैं, सीधी भाषा में अगर देखा जाए। तो अगर हम क्वालिफिकेशंस को देखें तो क्वालिफिकेशंस के हिसाब से भी हमको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं इसमें। अगर हम हायर क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसीज को छोड़ते चलें, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अलावा एडिशनल एक्सपीरियंस, जैसे कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ये एक वैकेंसी है असिस्टेंट कमिश्नर की। इसी तरीके से अगर आप इन्हें छोड़ दें तो एक वैकेंसी आती है आपकी, सबसे पहले आती है जो फीमेल स्टाफ की। फीमेल स्टाफ की जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ एक जनरल टर्म दी गई है, वो है आपकी क्लास 12th और ग्रेड ए लेवल का 3 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो कि नर्सिंग से हो या फिर बीएससी नर्सिंग किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हो आपका, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और 2 साल की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। डिज़ायरेबल बस ये है कि इंग्लिश और हिंदी की आपको नॉलेज हो। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी हो सकती है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एज ए बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखें ये सिर्फ फीमेल की है, क्योंकि इन्होंने फीमेल स्पेसिफाई कर दिया है इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे हम तो हमें मिलती है वैकेंसी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, लेकिन इसमें एक अड़ंगा जो लग जाता है वो लग जाता है फ्रेशर के लिए नहीं है, क्योंकि ये 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लेता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें वैकेंसी मिलती है ऑडिट असिस्टेंट्स की। ऑडिट असिस्टेंट के साथ भी यही दिक्कत हो रही है। अगर हम बात करें फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आपको कुछ हद तक एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ हद तक नहीं मांगा गया है।
फिर अगर बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर सिविल में भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन अगर बात करें आपकी जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, वो एस्पिरेंट्स जो एसएससी किसी भी लेवल की, चाहे वो एमटीएस हो आपकी 12th बेस पे हो या सीजीएल बेस पे हो, जिनके पास स्टेनोग्राफर का कोर्स है उनके लिए, यानी कि 12th पास और स्टेनोग्राफर, ये शॉर्ट हैंड जिसे बोलते हैं, उसका कोर्स किया हुआ है उन्होंने, और स्पीड उनकी है 80 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग की 40 वर्ड पर मिनट है। इंग्लिश की स्पीड की बात कर रहा है ये यहाँ पे, और अगर हिंदी की बात करेगा तो हिंदी की 60 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की। अगर ऐसी कंडीशन है उनकी, तो उनके प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बाद उन्हें ये जॉब मिल सकती है, ये उनके लिए भी अच्छी वैकेंसी है। फिर अगर बात करें एक वैकेंसी की, तो वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी जो वैकेंसी है उसमें आपको डिग्री चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री कोई भी हो सकती है, बीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी आपके पास डिग्री है। एक स्किल वाला कोर्स होना चाहिए आपका, वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री का 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से हो, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, और आपको बेसिक वे में उन सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छी वैकेंसी बन जाती है, क्योंकि इसमें भी एक्सपीरियंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और आजकल सभी एस्पिरेंट्स जो किसी ना किसी जॉब में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास 1 ईयर का कोर्स जरूर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर बात करें केटरिंग की, केटरिंग असिस्टेंट्स के लिए क्लास 10th पास होना चाहिए और 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, या फिर अगर कोई जो एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ था क्लास 12th में सीबीएसई से, होटल मैनेजमेंट केटरिंग एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट और 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेकर के पास हो जाता है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और ये एक एक्स्ट्रा चीज़ जो दी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, जिनकी मिनिमम 10 ईयर की सर्विस है डिफेंस सर्विसेज में, रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट एज ए एक्स सर्विसमैन, और उनके पास प्रोफिशिएंसी है सर्टिफिकेट की केटरिंग वाले में, वो भी इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 10+2 के साथ मिनिमम जो स्पीड ऑफ है वो 30 मिनट की आपको इंग्लिश में चाहिए, 25 की आपको हिंदी में चाहिए, दोनों चाहिए। और एक जो कोर्स आता है 10+2 का, या फिर आपका ऑफिस मैनेजमेंट का वोकेशनल कोर्स जो होता है सीबीएसई कराती है, उसे पास करना होना चाहिए, या फिर आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा, और अगर हो सके तो एक्सपीरियंस हो कुछ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, किस चीज़ का, अकाउंट्स का। फिर अगर बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स की, इसमें भी लगभग वही क्वालिफिकेशन रखी गई है, फ़र्क सिर्फ इतना है ये स्कूल में है और वो दूसरी हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस में है आपकी। अगर बात करें पोस्ट कोड 13 की, पोस्ट कोड 13 इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है। इसमें आपका क्या चाहिए, इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रीशियन का, आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए और 10th पास चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आईटीआई वाला सर्टिफिकेट आपका, जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के पास मिल जाएगा, तो यह आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी हो सकती है, इसके लिए आप ट्राई मार सकते हैं। फिर बात करें आपकी लैब अटेंडेंट की, तो एक लैब अटेंडेंट की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये नॉन टीचिंग की होते हुए भी टीचिंग से मिलती जुलती वैकेंसी है, क्योंकि ये एक हेल्पिंग असिस्टेंट की तौर पे है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो पीजीटीज होते हैं स्कूल में, जो पीजीटीज होते हैं उनकी हेल्प करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और कुछ जगह इनका प्रमोशन भी होता है टीजीटी में, जैसे कि आपके जो दिल्ली में जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ पे इनको एज ए प्रमोट करके जो बीएड वाले जो लैब अटेंडेंट हैं उन्हें टीजीटी बना दिया जाता है, क्योंकि ये एक मिलता जुलता बैकग्राउंड है टीचिंग से ही। यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 10th पास के साथ डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप 12th सीधे पास हो साइंस स्ट्रीम से, तो भी आप इसे भर सकते हैं। अब अगर बात करें मैथ्स हेल्पर की, तो मैथ्स हेल्पर आखिरी में एक वैकेंसी दी गई है मैथ्स हेल्पर की। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताया गया है, और 10th आपके मैट्रिकुलेशन है। एज ए कैजुअल मैथ्स वर्कर आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वैकेंसीज़ की, और एक आखिरी वैकेंसी बचती है आपकी मल्टीटास्किंग की, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10th चाहिए। ये पोस्ट कोड 16 है। एज़ यूजुअल जनरल जो सभी को मिलता है, जो अपर एज का लिमिटेशन हट करके सभी को मिलता है, वो है SC/ST 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर, जो रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई एज बार नहीं है। फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ों की अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और उनको
क्या चीज़ें दी हुई हैं, इनको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है ये पूरा का पूरा। एक जो कैटेगरी अभी नई बन रही है उसके बारे में दिया हुआ है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, इनकम बिलो 8 लाख और रिजर्वेशन जो है SC ST OBC का ना लेते हो, उनकी उनकी फैमिली को इसमें कवर किया गया है। EWS का जो सर्टिफिकेट रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें बताई गई हैं पूरी की पूरी। अब अगर मोड ऑफ सिलेक्शन करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन CBT बेस्ड एग्जाम के बेस पे ही होगा। सारों का CBT बेस्ड एग्जाम है। अब कैडार अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि किसी में 1 टायर एग्जाम है, किसी में 2 टायर एग्जाम है। एग्जामिनेशन की बात करें तो अगर बात करें एग्जामिनेशन की, तो पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की, तो इसका एग्जाम सिर्फ दिल्ली NCR में होगा। बाकी ये सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, काफ़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम अपना कंडक्ट होगा उनका, उसमें दे सकते हैं आप। आगे अगर बढ़ते चलें तो आपको अलग अलग स्कीम मिलेगी, जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल नॉलेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्या क्या चीज़ें ये पूछ रहा है और कौन से कोड का कैसा एग्ज़ाम आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये है कि जो ये वैकेंसी निकली है आपके लिए, ये वैकेंसी काफ़ी फ़ायदेमंद है, अच्छी है, और जो कैंडिडेट इन्हें पास करके जाएगा उसको कोई एक ब्राइट फ्यूचर पूरा मिलने के चांस है, और पूरा उसका ब्राइट फ्यूचर होगा। नॉट ओनली फॉर द फैमिली जो उसके साथ है, फॉर जो फ्यूचर उसकी फैमिली बनने वाले हैं, यानी कि उसकी जो वाइफ होगी, बच्चे होंगे, उन सब के लिए भी। अगर बात करें यहाँ पे फ़ीस की, तो कुछ जो फ़ीस है वो 1500 से शुरू होकर के 750 तक जाती है। अलग अलग एग्ज़ाम्स की अलग अलग फ़ीस है। ऑनलाइन मोड में आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, ध्यान रखें, और फॉर्म को कहीं भेजना नहीं है। जो फॉर्म आप भर रहे हैं उसके लिए आपकी कोई भी जीमेल या जो ईमेल आईडी हो, आप सीधी भाषा में बोले ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं उन्हें आप थोड़ा सा सही तरीके से रखें, और अपने सर्टिफिकेट्स रेडी करके रखें, ताकि जब आपका एग्ज़ाम जो हो वो क्लियर हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जो मेन चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे 12 जनवरी 2022 को, रजिस्ट्रेशन क्लॉज होंगे 10 फरवरी 2022 को, फ़ी ओपन हो जाएगी आपकी 12 जनवरी से ही, फ़ी क्लोज आपकी डेट होगी 10 फरवरी, और टेंटेटिव CBT की डेट है आपकी 9 मार्च 2022 से 11 मार्च 2022 तक, यानी कि इस दिन में 9, 10 और 11 के डेज़ में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर वो जो है आगे पीछे या फिर ज़्यादा शिफ्ट में हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा सारे के सारे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इंग्लिश और हिंदी मोड में पेपर आएगा आपका। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फॉर द ब्राइट फ्यूचर आप इस वैकेंसीज़ को ज़रूर फिल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।